महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। उद्धव ठाकरे के खेमे के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। कभी कार्यकर्ताओं द्वारा संजय राउत की कथित पिटाई की खबर आती है तो कभी कुछ और। इस बीच अब पार्टी के नेताओं ने मन बना लिया है कि उन्हें क्या करना है। यह देखकर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत तिलमिला गए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे भी समझ गए हैं कि अब उनकी पार्टी के लिए फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में पैर जमाना काफी मुश्किल है। ऐसे में उद्धव ठाकरे सीएम फडणवीस से मेल जोल बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे को साथ लेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी उद्धव ठाकरे को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे सकती है, जिसको लेकर बीजेपी ने पहल भी शुरू कर दी है, जो देखकर संजय राउत तिलमिला गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस को सबसे बड़ा दर्द दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विधानसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां रणनीति बनाने में लगी हुई हैं, लेकिन इस बार राज ठाकरे की वजह से उद्धव गुट की नींद खराब हो गई है। राज ठाकरे का खौफ इतना है कि संजय राउत की बेचैनी बढ़ गई है। संजय राउत अब समझ गए हैं कि उनका खेल अब खत्म हो गया है, इसीलिए उनकी बेचैनी बढ़ गई है। दर्शकों, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। समझने की जरूरत यह है कि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसके लपेटे में सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे ही आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ही वो शख्स हैं जिन्होंने 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस के हाथ से कुर्सी छीन ली थी, जिसका दर्द और टीस आज तक देवेंद्र फडणवीस नहीं भूल पा रहे हैं। इसीलिए वो ऐसा बुला नहीं पाए, क्योंकि ये एक धोखा था। इसीलिए शायद अब देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को पूरा बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज जब एक बार फिर से निगम चुनाव आने वाले हैं तो देवेंद्र फडणवीस फिर से उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका यानी बीएमसी को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले इस चुनाव में महायुति का नया स्वरूप देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि महायुति में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शामिल हो सकती है। बीजेपी के नेता और मंत्री आशीष शेलार ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। बीएमसी चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तय होने की खबरें हैं। मुंबई में पिछले 25 सालों से उद्धव ठाकरे की पार्टी की सत्ता रही है। ऐसे में महायुति इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को हराने के प्लान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। मुंबई में उद्धव ठाकरे को हराने के लिए उसे एक ठाकरे ब्रांड की जरूरत है, इसीलिए उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे को बीजेपी में गठबंधन में लाने की कोशिश में ये सब जुटे हैं। दर्शकों, जैसी ही ये खबर बाहर आई वैसे ही संजय राउत का भी बयान सामने आया। राज ठाकरे के साथ बीजेपी की नजदीकियां देख संजय राउत तिलमिला गए। क्या उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को कमजोर करने के लिए राज ठाकरे की एमएनएस का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि संजय राउत ने ये आरोप लगाया है कि संजय राउत ने ये कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता राउत ने बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार के मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर हुई मुलाकात को लेकर ये बात कही। संजय राउत ने दावा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मनसे के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उनके सहयोगी दल शिवसेना के प्रमुख और राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस विचार का विरोध किया था। संजय राउत ने यह कहा कि मनसे को बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को धोखा दिया था, अब वो बदला ले रहे हैं, जिसको शिवसेना यूबीटी अब पचा नहीं पा रही। वहीं अब तो ये भी खबर आ रही है कि शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजीत पवार की असली एनसीपी के साथ करने वाले हैं। यही वजह है कि इन सब खबरों के बीच संजय राउत की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को समझना आसान नहीं है। कांग्रेस के नेता जहां सोचना बंद कर देते हैं, पीएम मोदी वहां से सोचना चालू करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दर्शकों, कांग्रेस जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देहांत पर राजनीति कर रही थी, अब वो खुद ही गिरती नजर आ रही है। कांग्रेस ने कभी भी देश के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी के लिए स्थान नहीं मांगा कि उनके लिए भी कोई जगह दे दो। स्मारक के लिए जितनी जोर देकर मनमोहन सिंह के लिए मांगा गया। दोनों ही राजनेता देश के लिए अहम थे। देश के विकास में दोनों ही राजनेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों,
लेकिन कांग्रेस ने प्रणव दा के साथ हमेशा से ही सौतेला व्यवहार किया, जिसका जिक्र उनकी बेटी भी कर चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश के सपूतों को सम्मान देना कभी नहीं भूलते और वो हमेशा सम्मान देते हैं। अब जब प्रणव दा के लिए भी स्मारक की घोषणा हुई तो कांग्रेस की मानो काटो खून नहीं निकल रहा था। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक की डिमांड के बीच केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की मंजूरी दे चुकी है। मुखर्जी का स्मारक राष्ट्रीय स्मृति स्थल में बनेगा। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इसके लिए उनको धन्यवाद भी दिया। जाहिर है कि मुखर्जी के इस सम्मान पर बवाल तो होना ही था। कांग्रेस नेता दानिश अली ने केंद्र सरकार पर मौत की घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया। दानिश ने यहां तक कहा कि प्रणब मुखर्जी को यह सम्मान उनके आरएसएस प्रेम की वजह से मिल रहा है। कांग्रेस इससे पहले प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देकर भी खुश नहीं हुई थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे मौके पर जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव सामने है और सिख वोटर्स की नाराजगी का खतरा बना हुआ है, मोदी सरकार ने फैसला क्यों और कैसे लिया? क्योंकि बीजेपी अगर एक कदम भी चलती है तो उसके फायदे और नुकसान का आकलन पहले से ही कर देती है। बीजेपी जानती थी कि प्रणव दा के स्मारक को फाइनल करते ही कांग्रेस के लोग हमलावर हो जाएंगे। जैसा कांग्रेस के पूर्व सांसद दानिश अली ने एक्स पर लिखा भी था कि मनमोहन सिंह के लिए राजघाट स्मारक स्थली पर जगह की समूचे देश की मांग को ठुकराते हुए प्रणब मुखर्जी के लिए स्मारक उसी स्थान पर जमीन दे दी गई। ये एक निम्न स्तर की राजनीति है और देश में आर्थिक क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री का घोर अपमान है। मोदी सरकार का यह फैसला प्रणब मुखर्जी को उनके संघ प्रेम के लिए उपहार भी है। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय में शीश नवाकर संघ संस्थापक हेडगेवार को धरतीपुत्र की उपाधि से नवाजा था। प्रणब मुखर्जी ने संसद भवन में सावरकर का चित्र लगवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके पहले भी प्रणब मुखर्जी की संघ मुख्यालय की यात्रा और भारत रत्न मिलने पर कांग्रेस के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा था। बीजेपी चाहती है कि इस तरह का विरोध और बढ़े ताकि पार्टी ये साबित कर सके जिन लोगों ने कांग्रेस की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया उनका भी पार्टी कितना सम्मान करती है। वहीं बीजेपी ये संदेश भी देना चाहती है कि मोदी सरकार पुरस्कार देने या कोई सम्मान करने में वोट की राजनीति नहीं करते जैसा कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस गांधी परिवार के लोगों को सम्मानित करने में तो आगे रही है, लेकिन संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन बीजेपी सभी महापुरुषों को सम्मानित करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। वहीं बीजेपी सरकार प्रणब मुखर्जी के स्मारक स्थल की घोषणा करके ये संदेश भी देना चाहती होगी कि विपक्ष के तमाम नेता ये समझ लें कि जो मुखर्जी की तरह बीजेपी के लिए सहृदयता रखते थे उनका ध्यान उसी तरह सरकार रखेगी। पहले भी कांग्रेस से बीजेपी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस आदि को एक तरह से छीन लिया था। दर्शकों, कांग्रेस ने इस दोहरे चरित्र का परिचय पहली बार नहीं दिया। इससे पहले भी नरसिम्हा साहब के साथ भी कांग्रेस इस तरह का व्यवहार कर चुकी है, यानी कि सिर्फ कांग्रेस में गांधी परिवार की ही पूछ है, बाकी किसी की भी नहीं। महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। हार के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। विपक्ष के नेता एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं और हार के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो वहीं एमवीए के विधायक और सांसद भी अब पाला बदलकर एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, जिसके बाद एमवीए के नेताओं की नींद खराब हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के ज्यादातर नेता कांग्रेस से अलग होकर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। शिवसेना यूपीटी के नेता हर मीटिंग में उद्धव ठाकरे से कह रहे हैं कि उन्हें एमवीए से बाहर आना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे अब तक कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस के चक्कर जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फडणवीस अब उद्धव ठाकरे के साथ लेने के मूड में है नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी के विधायक और सांसद खुद ही एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को साथ लेकर बीजेपी क्यों उद्धव ठाकरे को सहारा देना चाहेगी? एक बार फिर आदित्य ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं, जिसको लेकर चर्चा तेज है कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे उद्धव ठाकरे की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। दर्शकों, महाराष्ट्र के भीतर ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का बुरा दौर शुरू हो चुका है। पिता की विरासत को क्या नीलाम किया उद्धव ठाकरे ने, ऐसा लग रहा है कि उनका खराब दौर शुरू हो गया हो। हर समय टूट का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि जो परिणाम विधानसभा के चुनावों में आए उसकी उम्मीदें कभी उद्धव ठाकरे ने भी नहीं की थी। उनको लगता था कि वो जीत जाएंगे और एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए थे वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका और विधानसभा के चुनावों में जनता ने पूरी तरह से उन्हें नकार दिया।
जिसके बाद पार्टी में मचा हाहाकार और जनता को भी समझ में आ गया कि शिवसेना यूबीटी खोखली हो चुकी है और अब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाने में लग गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से विधायकों के दल बदल को लेकर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना के नेता और मंत्री उदय सामंत ने दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी के कई विधायक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और वो जल्द पार्टी में शामिल होंगे। वहीं उनसे अजीत पवार को लेकर सवाल किया गया था कि उनकी पार्टी शरद पवार की पार्टी के सांसदों के संपर्क में है। शिंदे गुट के नेता सामंत ने कहा कि मुझे नहीं पता कि एनसीपी एसपी के सांसद एनसीपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी के कई विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। जल्द ही आप देखेंगे कि शिवसेना यूबीटी के विधायक शिवसेना में होंगे। इस पर अंतिम फैसला एकनाथ शिंदे लेंगे। इसके साथ ही सामंत ने यह भी कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी का कोई नेता अजीत पवार के एनसीपी में शामिल होता है तो शिवसेना उसका स्वागत करेगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक सूत्र ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के कई विधायक और सांसद नाखुश हैं और उन्होंने शिवसेना में शामिल होने की संभावना के बारे में शिवसेना नेतृत्व से बात की है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 7 लोकसभा सीटें जीती हैं और एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। अगर वो यूबीटी के सांसदों को अपने पाले में लाने में सफल होती है तो एनडीए में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। शिवसेना यूबीटी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि ऐसा हो जाता है तो उद्धव ठाकरे का पूरा राजनीतिक वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। विधानसभा चुनाव के बाद अब अंदर खाने कोई सियासी खिचड़ी पक रही है जिसकी खुशबू ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी और महायुति की इसी चाल से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता घबरा गए हैं कि अब उनका क्या होगा। यही वजह है कि संजय राउत ने ये बयान दे रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संजय राउत खेला समझ नहीं पा रहे। संजय राउत को लग रहा है कि बीजेपी या अजीत पवार शरद पवार गुट के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शरद पवार खुद टूटने के लिए तैयार बैठे हों। हार के बाद उद्धव ठाकरे भी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां तो शरद पवार खेला करते दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार लगातार बीजेपी के नेताओं को फोन लगा रहे हैं। पहले दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात और उसके बाद महाराष्ट्र में भी सीनियर पवार महाराष्ट्र बीजेपी के चाणक्य और सीएम देवेंद्र फडणवीस से संपर्क साध रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एनसीपी के दोनों धड़ों के साथ आने की कवायद पर्दे के पीछे जारी है। राज्य के बड़े उद्योगपति की इच्छा के अनुसार एक ही परिवार के 2 प्रतिद्वंदी पार्टियों को जोड़ने की कवायद चल रही है। वहीं शरद की टेंशन दिसंबर में ज्यादा बढ़ गई जब अजीत गुट के नेताओं ने शरद पवार खेमे के 7 लोकसभा सांसदों को अजीत पवार के साथ जुड़ने का न्योता दिया। सांसदों को एनसीपी में बड़ी जिम्मेदारी देने का लालच भी दिया गया। खबरों के अनुसार शरद गुट के कई सांसद इसके लिए तैयार भी थे। जब इनकी भनक शरद पवार को लगी तो उन्होंने एनसीपी के कई नेताओं को फटकार लगाई। उन्होंने अजीत पवार गुट के नेताओं को ऐसी हरकतें दोबारा न करने की चेतावनी दी, मगर वो पार्टी में विभाजन के खतरे को भाप गए हैं। शरद पवार ने समय रहते अपने सांसदों को एकजुट कर लिया, मगर रणनीति बदल गई। इसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि सांसद कितने दिनों तक सुप्रिया सुले के नेतृत्व में टिके रहेंगे। राजनीति संभावनाओं का खेल है और अगर एक बार फिर पार्टी टूट गई तो सुप्रिया सुले की राजनीति भी लड़खड़ा जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पवन चक्की मालिकों को मिल रही धमकियों को लेकर शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया। दिलचस्प बात यह है कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से 4 दिन पहले शरद पवार ने मुख्यमंत्री को फोन किया था और धमकियों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। सीएम फडणवीस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। अब मुद्दे जो भी हों, लेकिन शरद पवार द्वारा लगातार सीएम फडणवीस से बात करना ये साफ संकेत देता है कि शरद पवार बीजेपी को लेकर नरम हो गए हैं। यही वजह संजय राउत बेचैन दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें